हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग टू टीच द वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, द माइटी मैथ्स। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत इजी वे से आपको सिखा रहा हूं और आपके सारे कॉन्सेप्ट एक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लियर होएंगे सारे के सारे। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये तीन कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशंस, जैसे मैंने सर्कल के अंदर पहले प्रॉपर डेफिनेशंस करवाई थी, वैसे ही इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशंस करवा रहा हूं। मैंने उसमें क्या किया था, डेफिनेशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था, ताकि आपको क्लियर रहे कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ टेंजेंट क्लियर रहे कौन कौन सी डेफिनेशन आ रही है। यहां आपको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, आर की डेफिनेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं मैं आपको। टू पार्ट्स में, एक आर्क में ही कर रहा हूं और एक सेगमेंट में कर रहा हूं। टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक आर्क की डेफिनेशन आएगी सारी, एक सेगमेंट की अकॉर्डिंग कौन कौन सी डेफिनेशन बनती है वो आएगी। सिंपल है, वैसे तो मैं कंबाइंड भी बता सकता हूं, सिर्फ डिस्टिंग्विश इसलिए किया कि आपको प्रॉपर समझ आए। आर्क अलग चीज है, सेगमेंट अलग चीज है। बड़ी क्लासेस में जाओगे, आर्क का नया नाम आएगा कर्व। बड़ी क्लासेस में आर्क का नया नाम आएगा कर्व। तो आपने 4 थ्योरम्स है जिसके रिजल्ट्स करने हैं। 4 थ्योरम्स है, उसके बाद एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस का मतलब ही होता है क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको अलग से कहीं भी ना जाना पड़े। आर्क मतलब कर्व, बड़ी क्लासेस में। आर्क होता क्या है? आर्क मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन। अब कोई लाइन है, कोई भी लाइन है, ये टेढ़ी मेढ़ी होएगी, टेढ़ी मेढ़ी होएगी तभी आर्क बनती है, तभी आर्क बनती है। लाइन को टेढ़ा मेढ़ा करना है, उसको बोलते हैं आर्क। अब टेढ़ा मेढ़ा तो कर दिया, आर्क की डेफिनेशन क्या हुई? जब हम छोटी क्लासेस में करते हैं, आप 9th में और 9th क्लास में करते हो, टेढ़ी लाइन को बोलते हैं, टेढ़ी लाइन को बोलते हैं आर्क। पर इसको प्रॉपरली लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन आ गई, पहली डेफिनेशन आ गई आर्क की, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सीटीएस, मतलब कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। बड़ी क्लासेस में जब लाइन को टेढ़ा करते हैं तो बहुत सारे कर्व बनते हैं। छोटी क्लासेस में लाइन को टेढ़ा करते हैं तो एक सर्कुलर शेप बनती है। अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, कॉल्ड एन आर्क। एक कंटिन्यूअस पीस लिया सर्कल का, लो जी एक सर्कल बनाओ, पिक्चर बनानी जरूरी है। सर्कल बनाओ जिसका सेंटर पॉइंट हमेशा ओ लेके चले हैं। कहीं भी दो पॉइंट आप कट कर सकते हो। मैंने एक यहां ले लिया P पॉइंट, एक यहां ले लिया Q पॉइंट। जो ये चीज है, ये चीज है, ये चीज, इसको बोलते हैं आर्क। आप देख सकते हो ये एक टेढ़ी लाइन है, टेढ़ी लाइन अगर सीधी होएगी तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहीं से अब सारे कॉन्सेप्ट शुरू होएंगे आपके आर्क के। तो एक टेढ़ी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है पी क्यू, इसको बोलते हैं आर्क। आपके माइंड में आएगा कि सर क्यूपी भी तो हो सकता है, ये बड़ी बड़ी चीज हो सकती है। यस, ये भी आर्क है, ये बड़ी आर्क है, ये छोटी आर्क है। मैथ में कैसे बोलेंगे इसको? यहीं से नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है। जब भी कोई कट लगाते हैं तो टू पार्ट्स में डिवाइड होएगा, 2 पॉइंट्स है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होएगा, मेजर आर्क, माइनर आर्क। यहीं से अगला कॉन्सेप्ट है मेजर एंड माइनर आर्क। टेढ़ी मेढ़ी लाइन, इसको नोटेशन लिख लो। नोटेशन आर की डिनोटेड बाय पी क्यू आर्क है। पी क्यू के ऊपर ऐसे आर्क, ये सिंबल है आर्क। टेढ़ी लाइन डाली है, देख सकते हो टेढ़ी लाइन डाली है मैंने। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्क पी क्यू। तो मैं ये नोटेशन यूज करूंगा हर किसी में। क्यूपी भी हो सकता है, क्यू पी आर्क, या ये ए छोटा ही लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगी। आर्क क्यू पी, जो मर्जी नोटेशन यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे ऊपर सिंबल करो, चाहे साइड पे लिख दो, एक ही बात है। जैसे मैं आपको कहूं 2 लिखो, चाहे आप 2 ऐसे लिखो, चाहे TWO2 लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो वैसे ही ये आर्क आप लगाओ या ये आर्क लिखो, एक ही बात है। तो यही से कॉन्सेप्ट था। एक पीस लिया, अब जो छोटा पीस है उसको बोलते हैं माइनर आर्क, जो बड़ा पीस है उसको बोलते हैं मेजर आर्क। तो लिखोगे कैसे? आर्क लेस देन 1/2 of 1/2 of the whole circle, 1/2 of the whole circle।
पूरे सर्कल का ये आधा है, आधे से कम कहीं भी आए, इसको बोलते हैं इज कॉल्ड माइनर आर्क, छोटी आर्क है, माइनर मतलब छोटा, एंड अदर इज मेजर आर्क, एंड अदर इज मेजर आर्क। इस पिक्चर के अंदर हेयर पी क्यू, इसके ऊपर सिंबल डाल दो, ये क्या है माइनर आर्क, क्यू पी, आप ये ना सोचना क्यू पी ऐसे लिए, ये हमेशा क्यू पी मेजर आर्क। अगर कंफ्यूजन है तो कहीं भी यहां कोई पॉइंट ले लो ए, कोई पॉइंट ले लो बी, फिर कंफ्यूजन नहीं होएगी। फिर आप इसको लिख सकते हो, ये क्या हुआ पी ए क्यू आर्क, ऐसे लिख लो, कंफ्यूजन नहीं हुई। अब क्यू बी पी ये आर्क आप डाल सकते हो। ये सिर्फ इसलिए मैंने लिखवाई नोटेशन ताकि आपको पता लगे क्यूपी मतलब बैक नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा हूं, मैं ऊपर से जा रहा हूं, तो क्यू बी पी, इसलिए मैंने ए और बी आपको लिखवाया। तो आर्क पता लग गया, मेजर और माइनर आर्क पता लग गया। अब कोई सर्कल लिया, क्योंकि जो आर्क है ये सर्कल में से ही निकलती है, सर्कल का एक पीस निकालना है। जैसे पिज्जे का एक पीस निकालते हो ना, पिज्जा होता है उस साइड से एक पीस निकालते हो, पर जो बाउंड्री होती है इस बाउंड्री को बोलते हैं आर्क। आप कहोगे सर पिज्जा तो हम ऐसे निकालते हैं, जस्ट लाइक पिज्जा ऐसे ही होता है, जस्ट लाइक। तो पिज्जे का जब हम एक ये वाला पीस निकालते हैं, ये पीस निकालते हैं, तो बीच में ये वाली चीज भी होती है। ये चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ बाउंड्री की बात कर रहा हूं, इस बाउंड्री को बोलते हैं आर्क, ये भी आर्क। तो आर्क पता लग गया, मेजर आर्क पता लग गया, माइनर आर्क पता लग गया। अगली डेफिनेशन होती है सेंटर है, सेंटर से भी तो कुछ मिलाएंगे, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। तो आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो प्लीज। सेंट्रल एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। इस आर्क का कोई ना कोई एंगल होएगा, वो एंगल कहां से होएगा, सर्कल के सेंटर से। सर्कल के सेंटर से कोई एंगल बनाना, इनको ज्वाइन करो, ये आर्क होगी नीचे वाली, ये एंगल हो गया, दिस इज कॉल्ड एंगल। थीटा लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, मैंने थीटा लिखा है, चलो आप ऐसे करो कुछ भी ना लिखो, ये एंगल बस निशान ही पाओ एंगल का। तो सेंट्रल एंगल क्या हो गया, आर्क के ऊपर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर से जब आर्क को ज्वाइन करेंगे, जो एंगल बनेगा इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। अभी नोटेशन का नाम नहीं दे रहा, कुछ भी ना दो, तो डेट इज मैंने आपको क्या बताया है, पी क्यू आर्क के ऊपर, इस आर्क के ऊपर सेंटर से कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल पी ओ क्यू। कोई नाम देना है, इसका नाम दे दो ए एंगल। अभी थीटा शायद आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया, ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोड्यूस करोगे थीटा। तो पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल ए, कुछ भी दे सकते हो, मैंने ए नाम दिया तो एंगल ए लिख दिया। आपकी बुक में जीरो के बीच में लाइन मारी हुई है, इसको बोलते हैं थीटा। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में शायद इंट्रोड्यूस होता है, उससे पहले नहीं होएगा, तो नाम या कुछ भी दे सकते हैं, ये नाम दे दिया। अगली डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट आर्क, सर्कल कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है, कम से कम दो चीजें होनी जरूरी है सेम। ये सेंटर है, कोई भी ले लो, एक ये आर्क ले ली, ए बी कोई भी कहीं भी ले सकते हो, सी डी, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। कॉन्ग्रुएंट के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, ए बी आर्क एक, सी डी आर्क एक। ये दोनों आर्क ए बी आर्क इज इक्वल टू सी डी आर्क कॉन्ग्रुएंट कब होएंगे, ये दोनों आर्क
आपस में इक्वल कब होगी? अगर इनका ये एंगल सेम आए, ये एंगल सेम आए, विच इंप्लाइज ये कब होगी सेम? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। आपकी बुक में डिग्री मेजर दे रखा है, लोड नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए दो आर्क अगर कोंगुरेंट है, ये कब कोंगुरेंट होएगी? अगर ये एंगल आपस में इक्वल आए, दोनों का सेंटर से इक्वल आए, ए ओ बी और सी ओ डी। इसका कोई नाम देना दे सकते हो। अब ए बी सी डी तो दे रखे है, इसका कोई भी नाम दे दो। आपने अभी तक शायद अल्फा और बीटा भी नहीं किया, इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। एक का नाम मैं दे दिया ई, एक का नाम मैंने दे दिया एफ, मतलब एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ होए। नाम नहीं देना ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थी डेफिनेशन ऑफ आर्क्स जो आई है। अब मैं आपको सेगमेंट के बारे में बताता हूं, जो बीच में फिलअप करना है, इसको फिलअप कैसे करना है ये सेगमेंट बताता हूं। आप इतना राइट डाउन करो पहले। सेगमेंट देखते हैं स्टूडेंट। सेगमेंट क्या होता है? एक सर्कल है, सर्कल पे दो पॉइंट है और पी क्यू को क्या बोलते हैं? आर्क। पी क्यू को क्या बोलते हैं? आर्क। अगर इन पॉइंट्स को आपस में एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिलाऊं, अब स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? वो ऐसे ही बनेगी, वो ऐसे ही बनेगी स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाऊं, आप कहोगे सर ये तो कोड बन गई। यस, इस चीज को बोलते हैं कोड, इस चीज को बोलते हैं आर्क। पी क्यू आर्क और ये स्ट्रेट लाइन कोड। अगर कोड और आर्क, आर्क को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से मिलाऊं तो जो ये पोर्शन बनता है, इस पोर्शन का नाम होता है सेगमेंट। तो लिखोगे क्या डेफिनेशन इसकी? ये पूरा क्या हो गया? सेगमेंट। ये सारा क्या हो गया? सेगमेंट। ये छोटा बने, कहीं भी हो सकते हैं दो पॉइंट, आप देख सकते हो। अगर यहां हो पी आ जाए, क्यू आ जाए, इनको आपस में मिलाओ एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये सारी चीज क्या होगी? सेगमेंट। सेंटर का कोई रोल नहीं है। ये छोटा सेगमेंट, ये बड़ा सेगमेंट, ये छोटा सेगमेंट, ये बड़ा सेगमेंट। छोटे को क्या नाम दोगे? माइनर सेगमेंट। बड़े को क्या नाम दोगे? मेजर सेगमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का ही पार्ट है। इट इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय, मतलब कि फिलअप है, बाउंडेड बाय आर्क एंड ए कोड। आर्क एंड ए कोड इंक्लूड करना है, इसकी बाउंड्री को भी इंक्लूड करना है। इस सारे को बोलते हैं सेगमेंट। एंड ये क्या होती है? माइनर आर्क। एंड माइनर आर्क किसमें चेंज होएगी? माइनर सेगमेंट में, माइनर सेगमेंट में। और मेजर आर्क ये क्या है? क्यू पी। अगर ए और बी लेना है, यहां ए और बी ले सकते हो। क्यू बी पी मेजर आर्क। मेजर आर्क किसमें चेंज होएगी? मेजर सेगमेंट। बस खत्म हो गया। आप देख सकते हो एक्चुअली में क्या हुआ है, आर्क और कोड इसमें मिक्स हुई है। कोड चैप्टर पुराना, आर्क चैप्टर नया, इन दोनों का आपस में रिलेशन बनाया। जब इनका रिलेशन बना तो एक सेगमेंट डिफाइन हो गया। एक सेगमेंट डिफाइन कर दिया, वही माइनर को माइनर सेगमेंट, मेजर को मेजर सेगमेंट। तो ये चीज है जो सारी, ये सारी चीज विद बाउंड्री, ये सारी चीज इसको बोल दिया माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को बोल दिया मेजर सेगमेंट। इसी से अगली डेफिनेशन आई है सेक्टर। सेक्टर सेक्टर बहुत आसान है। अभी तक आपने प्रॉपर डेफिनेशन की। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से ये हमने अलग कर दिया, P और Q, कुछ भी ले सकते हो, P और Q ले लिया। मैंने कहा था इसको बोलते हो आर्क। अब पिज़्ज़े का पीस निकाला था मैंने, पिज़्ज़े का पीस निकाल दिया, जो बीच वाली चीज होगी, पिज़्ज़े का पीस तो ये ऐसा आएगा ना, ऐसा, ये तो आर्क होगी। ये चीज बीच में क्या है? ये सारा बीच में क्या है? इस बीच वाली चीज को बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो। इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, आप राइट डाउन करो प्लीज। इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल एनक्लोज्ड, मतलब बंद किया है, बाय एन आर्क
आर्क को कैसे बंद करोगे? सेंटर से 2 रेडियस ड्रॉ किया है, तो क्या हुई डेफिनेशन? इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क विद 2 बाउंड्रीज OP एंड OQ। 2 बाउंड्रीज या 2 रेडियस बाउंड्रीज, एक ही बात है। 2 बाउंड्रीज इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो आप लिख लो, इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल with an arc with 2 boundaries is called a sector and denoted by OPQO। ये पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है। तो आप देख सकते हो सर्कल में से आर्क निकाल दी, टेढ़ी लाइन, सर्कल में से सेगमेंट निकाल दिया, उन 2 पॉइंट्स को मिला के एक सेगमेंट बन गया। सर्कल में से सेक्टर निकाल दिया, एक छोटा पार्ट निकाल दिया। लास्ट डेफिनेशन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वेरी सिंपल, कोई सर्कल है उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटर बनाऊंगा, जैसे मर्जी बनाऊं। अब ऐसे ना सोचना कि सर ऐसे भी तो हो सकता है। यस, मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नाम कैसे पढ़ा? अगर सर्कल के ऊपर क्वाड्रिलेटर चारों पॉइंट्स पे टच हुए, चारों पॉइंट्स पे टच हुए, इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर है, अगर क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट सर्कल को टच हो जाए उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं है क्योंकि इसके चारों पॉइंट्स टच नहीं हो रहे। इन पॉइंट्स को आप कोड प्रॉपर्टीज में डेफिनेशन करके आए हो, इन पॉइंट्स को बोलते हैं कंसाइक्लिक पॉइंट। कंसाइक्लिक का मतलब होता है ऐसे पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, उसको कंसाइक्लिक पॉइंट्स बोलते हैं। तो इतनी डेफिनेशंस थी, मेन डेफिनेशंस थी। मैं ऐसे करता हूं 4 रिजल्ट करवाता हूं थ्योरम्स के, ताकि आपको इस पार्ट के अंदर सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सारे, ताकि क्वेश्चन करने आसान रहे आपको। तो थ्योरम आपके सामने है स्टूडेंट्स। कहता है अगर 2 सर्कल है, 2 सर्कल्स है, इनके कहीं भी कोई आर्क लो, पहले A B C D, कोई सेंटर पॉइंट O, इसका सेंटर पॉइंट O डैश, इनको आपस में मिलाओ, इनको आपस में मिलाओ, मिला दिया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोलता है अगर इनके एंगल इक्वल है, इस एंगल का नाम क्या होता है? सेंट्रल एंगल। डेफिनेशन करवाई है मैंने। अगर ये एंगल आपस में इक्वल है तो ये आर्क भी आपस में इक्वल होएगी। पहली थ्योरम बोलती है, गिवन है स्टेटमेंट में एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO'D। कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने A और B और C और D दी है। कहता प्रूव करना है, प्रूव दैट AB आर्क इज इक्वल टू CD आर्क। अगर एंगल इक्वल है तो ये आर्क भी इक्वल होएगी। थ्योरम 2 क्या बोलेगी? थ्योरम 2 बोलेगी अगर उल्टा इसका कन्वर्स, इसका कन्वर्स पार्ट, इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट, अगर आर्क इक्वल है, AB इक्वल टू CD दे रखे है, तो प्रूव दैट करना पड़ेगा आपको, प्रूव दैट करना पड़ेगा ये एंगल भी आपस में इक्वल है। एंगल OB इक्वल टू एंगल CO'D। अगर एंगल इक्वल है तो आर्क इक्वल होएगी। अगली थ्योरम, अगर आर्क इक्वल है तो एंगल इक्वल होएगी। थ्योरम नंबर 3। तो ये स्टूडेंट जितनी भी ये थ्योरम्स है ये सारी इक्वल सर्कल के ऊपर बेस है। इक्वल सर्कल का मतलब ही है, ऐसा नहीं है एक छोटा होएगा एक बड़ा होएगा, फिर तो थ्योरम प्रूव ही नहीं हो सकती कोई। इक्वल सर्कल होने चाहिए। थ्योरम नंबर 3 बोलती है इक्वल सर्कल है, दो इक्वल, चारों थ्योरम इक्वल सर्कल के ऊपर है। 2 सर्कल है, सेंटर O डैश, इनमें कोई आर्क मैंने ली A B, इनमें कोई मैंने आर्क ली C D। स्टेटमेंट में कह रही है थ्योरम नंबर 3, अगर ये कोड इक्वल है, ये जो मिलाते हैं इसको बोलते हैं कोड, बीच वाले को बोलते हैं सेगमेंट। सारा, अब ये सारा सेगमेंट बन गया। कोड और आर्क मिक्स होके बनता है सेगमेंट। तो गिवन है स्टेटमेंट में अगर कोड AB इज इक्वल टू कोड CD है, तो ये
आर्क भी आपस में इक्वल होएगी, ये थ्योरम नंबर 3 बोलती है। और थ्योरम नंबर 4 इससे उल्टा बोलेगी, बिल्कुल बोलेगी, इसका कन्वर्स पार्ट है। थ्योरम बोलती है अगर ये आर्क इक्वल है, इक्वल सर्कल तो होएगा ही होएगा, गिवन स्टेटमेंट में इक्वल सर्कल है, अगर ये आर्क इक्वल है आपस में, ए बी आर्क इक्वल टू सी डी आर्क, तो ये कोड भी आपस में इक्वल होएगी, कोड ऑफ ए बी इक्वल टू कोड ऑफ सी डी, ये 4 थ्योरम में क्वेश्चंस में यूज होएगी। करवा रहा हूं आर्क प्रॉपर्टीज के ये सारे के सारे क्वेश्चन के की पॉइंट्स यही है, गिवन दैट, प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ। कंस्ट्रक्शन किसी क्वेश्चन में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा। ये उन्हीं क्वेश्चनों में यूज होते हैं ऐसे की पॉइंट जिसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा हो, जो थ्योरम कम क्वेश्चंस होए। आपके माइंड में आएगा कि सर कोड प्रॉपर्टीज में भी ऐसे कर सकते हैं। कोड प्रॉपर्टीज न्यूमेरिकल वैल्यू था, 10 सेंटीमीटर रेडियस, 20 सेंटीमीटर दे रखा था, इसलिए वो की पॉइंट्स अलग तरीके के थे, ये की पॉइंट्स थोड़े से अलग तरीके के हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा कि सर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या एक ही बारी में हम देखें, करें और सारे सोल्व होएंगे? ये क्वेश्चन आपको 2 बारी देखने पड़ेंगे तब आपसे सोल्व होएंगे। 2 बारी देखने का मतलब है एक बारी देखने के बाद 1-2 बारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है और मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे ऑलमोस्ट आर्क प्रॉपर्टीज के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपने अभी तक मेरे से जो पार्ट 1 किया है, सर्कल किया है, सर्कल बनाया है, ये सेंटर ओ, ये सेंटर ओ। अगर सेंटर से रेडियस ड्रॉ करते हैं या एक कॉर्ड से करते हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों में फर्क क्या है? इस पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर और इस पोर्शन को बोलते हैं सेगमेंट, बस यही फर्क था। अगर सेंटर से मिलाओगे तो बीच वाले पोर्शन को सेक्टर बोलते हैं, अगर कोड से बनाओगे तो बीच वाले पोर्शन को सेगमेंट बोलते हैं। कोड एक लाइन ही होती है, लाइन सेगमेंट, तो एक सेगमेंट ही होता है ये। तो ये मैंने पार्ट 1 में मेन चीज ये थी, पार्ट 1 में सेंटर से मिलाओगे सेक्टर, सेंटर से नहीं मिलाओगे, कोड से मिलाओगे तो सेगमेंट। लिख देता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन आए। फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से मिलाने से बनता है, ये फ्रॉम कोड, ये कोड को मिलाने से बनता है। चलो इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, सिर्फ स्टेटमेंट समझनी है। स्टेटमेंट में कह रहे हैं एक सर्कल है, स्टेटमेंट दे रखी है, पिक्चर दे रखी है, ये आपको दे रखे हैं ABCD। स्टेटमेंट में, पिक्चर में इन चीज को आपस में मिलाया हुआ है, ऐसे भी मिला सकते थे, एक ही बात है। गिवन है स्टेटमेंट में आर्क AC और आर्क BD इक्वल है, आपको प्रूव करना है ये दोनों लाइंस, ये दोनों कोड्स आपस में पैरेलल है। तो सबसे पहले गिवन क्या है आपके पास? आर्क AC BD, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, AC आर्क BD आर्क। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आपको यह पता लगे कि थ्योरम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है और क्यों करना है, क्या और क्यों, ये मैं आपको प्रॉपर रीजन दे रहा हूं कि व्हाट एंड व्हाई क्यों कर रहे हैं हम। हमने प्रूव दैट क्या करना है? हमने प्रूव दैट करना है AB इज पैरेलल टू CD। ये दोनों पैरेलल चीजें कब प्रूव होती है? जब इनके अंदर एंगल बनती है, क्योंकि आप छोटी क्लास में करके आए हो, ये 2 लाइंस आपस में पैरेलल थी तो इनके बीच में आप एक कट मारते थे, तो ये एंगल या ये एंगल आपस में इक्वल करके आए हो। तो वैसे ही इसके अंदर हमें एंगल बनाने पड़ेंगे। वो ध्यान से देखो, एंगल किसके साथ बनते हैं? एंगल कोड के साथ बनते हैं हमेशा। ये एंगल और ये एंगल इस पिक्चर के अंदर कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिक्चर ऑलरेडी दे रखी है। इसके अंदर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होएगा। हेयर प्रूफ, यहां लिख लो सबसे पहले गिवन, फिर प्रूव दैट। कंस्ट्रक्शन तो कुछ है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी पिक्चर दे रखी थी, इसलिए हम सीधा प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ हेयर क्या है इसके अंदर? D और A एंगल इक्वल होएंगे,
एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए डी बैड। अब ये इक्वल है, इसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन, साइड पे रीजन दे रहे हैं, वी नो डेट इक्वल एंगल इक्वल आर्क्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स। ये मैंने अभी आपको रिजल्ट लिखवाया है, इक्वल एंगल्स। अगर आर्क्स इक्वल है, ये AC और BD आर्क इक्वल है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होएंगे। पर बेशक ये सर्कल के सरकमफ्रेंस, ये चीज होती है गोल चक्कर साइड पे सरकमफ्रेंस, बेशक ये सरकमफ्रेंस पे बन रहे हैं, पर ये आर्क इक्वल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होएंगे। आपके माइंड में आएगा कि सर ये तो ऑल्टरनेटिव एंगल है, एंड आल्सो दीज आर ऑल्टरनेटिव एंगल्स। दो रीजंस है, ये भी रीजन है, ये भी रीजन है। अगर आपने ये रीजन नहीं देना तो ये रीजन दे दो, दोनों देनी है दोनों दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन से एंगल बनते हैं? ऑल्टरनेटिव एंगल, दीज आर ऑल्टरनेटिव एंगल। अगर ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स है, एंगल्स प्रूव हुए हैं, ये इक्वल प्रूव हुए हैं, इसका मतलब है देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। ये दोनों कोड आपस में पैरेलल होएगी, हैंस प्रूव्ड। बहुत आराम से हो गया। तो थ्योरम्स की रिजल्ट पता होगी तो बहुत जल्दी करोगे। इस क्वेश्चन में ऐसा ही क्यों किया? ये कोड तब आपस में पैरेलल प्रूव होएगी जब एंगल्स बनेंगे बीच में। हमने एंगल बना दिए, एंगल बना के हमने इक्वल भी कर दिए, रीजंस भी दे दिए, प्रूव हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है, पिक्चर बनानी बहुत जरूरी है। प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से एक एंगल सबटेंड किया है, इज बाइसेक्टेड बाय द रेडियस। मतलब कि कोई ना कोई एंगल तो होएगा, कोई ना कोई एंगल तो होएगा, इसको बाइसेक्ट कर दिया। इस एंगल को कोई नाम दे दो L, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, एंड जो ये बाइसेक्ट किया है पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ आर्क, दो आर्क का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट होने के लिए दो चीजों का होना और जरूरी है। कहता है दो आर्क्स है, बस उसके बाद ऐसे बना दो। एक का नाम दिया A, एक का नाम दिया B। अब आपको पिक्चर प्रॉपर समझ आएगी। पिक्चर बनानी बहुत जरूरी है, इसके बिना इसके क्वेश्चन करने बहुत टफ है, सोल्व नहीं होएंगे आपसे। तो बस सिर्फ थ्योरम्स को ध्यान में रखना है, बाकी सब कुछ तो बहुत ही सिंपल है। अभी आप देखोगे खुद क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। स्टेटमेंट देख के डर लगता है बच्चों को सिर्फ सर्कल की। एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से एक एंगल है, सर्कल के सेंटर से एक एंगल सबटेंड किया है। जो एंगल सबटेंड किया है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है L पॉइंट पे, बाइसेक्ट द रेडियस। ये OL क्या है? रेडियस। इस रेडियस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब प्रूव कर रहा है कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कहता है जो ये बाइसेक्ट किया है ये चीज मिड पॉइंट होएगी, मिड पॉइंट होएगी, मिड पॉइंट ऑफ द आर्क, दो आर्क का मिड पॉइंट। तो गिवन क्या है आपको स्टेटमेंट में? OA एंड OB आर आर्क। जो गिवन है लिख सकते हो आर्क, बहुत आराम से सुनो। आर्क, दो आर्क है, एंड O इज द सेंटर एंड सबटेंडेड एंगल B AOB, AOB, सबटेंडेड एंगल B AOB, या ऐसे भी सिंपल डाल सकते हो, एक ही बात है। कहां से किया है? सेंटर से किया है। आपने प्रूव दैट करना है। एंगल तो सबटेंड दे रखा है, ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट कैसे होएगा? अगर एंगल AOL और BOL इक्वल होएंगे। हमने प्रूव करना है एंगल AOL इक्वल टू एंगल BOL। स्टूडेंट्स मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सारे 1 2 मान के करवाऊंगा। इसको एंगल नंबर 1 दो, इसको एंगल नंबर 2 दो, तो ये क्या हो गया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है आपने। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है, याद रखना, बाइसेक्ट का मतलब होता है मिड पॉइंट। 2
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट करना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। आपको ये प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सारे क्वेश्चन 1 और 2 लेके कराऊंगा एंगल्स को, ताकि नोटेशंस करनी आसान रहे। तो AOL इज इक्वल टू BOL करना है। कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन आप पहले भी लिख सकते हो। हमने किया क्या है, हमने L नाम खुद दिया, OL ज्वाइन किया बस। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OL, हमने बस सिर्फ इसको ज्वाइन किया, बाकी सब कुछ तो सेम था। प्रूफ बहुत आराम से देखो, अगर L मिड पॉइंट है तो AL आर्क और BL आर्क इक्वल होएगी। सिंस गिवन अ स्टेटमेंट में L इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क AB, खत्म हो गया बस। अगर AB आर्क का मिड पॉइंट है, देयरफॉर AL इक्वल टू LB या BL एक ही बात है। अगर AL और LB इक्वल है, ये दोनों आर्क आपस में इक्वल है, थ्योरम क्या बोलती है, इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल फ्रॉम द सेंटर। वी नो दैट बाय थ्योरम इक्वल आर्क, बस थ्योरम को ध्यान में रखना, बाकी तो है ही कुछ नहीं। वी नो दैट बाय थ्योरम इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल, इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल फ्रॉम द सेंटर। देयरफॉर ये एंगल आपस में इक्वल होएंगे, एंगल AOL इक्वल टू एंगल BOL। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था उसने, हैंस प्रूव्ड। अगर यहां 1 और 2 लिखना एक ही बात है, इसमें एंगल 1 एंगल 2 की जरूरत नहीं थी, पर मैं आपको नोटेशंस अभी से बतानी शुरू कर दी ताकि प्रॉब्लम ना आए आगे जाके किसी भी क्लास में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सर्कल के सेंटर से, बहुत आराम से सुनो, सर्कल के सेंटर से एक एंगल सबटेंड किया है, ये दे रखे है, ये एंगल सबटेंड किया दे रखे है। प्रूव दैट किसको करना है, इज का मतलब है इक्वल टू, स्टेटमेंट में इज का मतलब होता है इक्वल टू। बाइसेक्ट द रेडियस, ये रेडियस है OL, बाइसेक्ट करना चाहिए, ये प्रूव करना है, इसलिए ज्वाइन OL, इसको लिख लो रेडियस है, ये बाइसेक्ट करना चाहिए, मतलब ये बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब है। उसके बाद कह रहा है पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, जो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ये मिड पॉइंट है 2 आर्क का, 2 आर्क का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाली आर्क और ये आर्क, ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो सेंटर से एंगल, थ्योरम बोलती है इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल, सेंटर से एंगल आपस में इक्वल होएगा, यही प्रूव करने के लिए कहा था, हैंस प्रूव्ड। तो इसका मतलब है इक्वल टू बाइसेक्ट, यहां से समझना क्वेश्चन सिर्फ बाइसेक्ट द रेडियस, रेडियस को बाइसेक्ट करता है, तो ये प्रूव करना था, आराम से हो गया। अब वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पिक्चर बनानी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, पिक्चर आपको समझ आनी जरूरी है। ये क्वेश्चन तभी सोल्व होएगा जब पिक्चर आपको आती होगी, और पिक्चर स्टेटमेंट में दे रखी है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है। स्टेटमेंट में कह रहे हैं APB में P मिड पॉइंट है और AB में M मिड पॉइंट है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है PM इज परपेंडिकुलर टू AB, ये प्रूव करो कि ये परपेंडिकुलर है PM AB के। चलो कहानी करते हैं। गिवन है स्टेटमेंट में P इज द मिड पॉइंट ऑफ APB। अगर P मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, AB आर्क और PB आर्क आपस में इक्वल होएगी, दोनों आर्क। और क्या गिवन है, एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब प्रूव क्या करना है हमें, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में PM इज परपेंडिकुलर टू AB, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब
पीएम को परपेंडिकुलर करना है एबी के। स्टूडेंट्स आईसीएससी के जो नोट्स दे रखे हैं उसके अंदर क्या किया हुआ है, ओए और ओबी को ज्वाइन कर रखा है। अगर किसी ने उस मेथड से करना है उस मेथड से कर सकता है, लेकिन मैंने पीएम को परपेंडिकुलर करना है इसलिए मैं यहां एक कंस्ट्रक्ट करता हूं, एपी और बीपी को ज्वाइन कर देता हूं कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो ये ट्रायंगल बन गए, ज्वाइन एपी एंड बीपी या पीबी, एक ही बात है। प्रूफ करते हैं। मैं अब क्या करने लगा हूं, मैं इन दोनों ट्रायंगल को, ये एएमपी और बीएमपी, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने लगा हूं। आपकी मर्जी है, आप एएमओ और बीएमओ ले सकते हो जो आपके नोट्स में है। मैं ये प्रूव कर रहा हूं, ये एंगल चाहे 90 करो चाहे ये एंगल 90 करो, ये प्रूव करना है। अभी प्रूव नहीं हुआ, यही तो प्रूव करना है। पीएम परपेंडिकुलर टू एबी कैसे प्रूव होएगा, अगर ये 90 होएगा। इन ट्रायंगल एएमपी एंड ट्रायंगल बीएमपी, ये दो ट्रायंगल लेके चलता हूं। इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, एम मिड पॉइंट है तो एएम और बीएम इक्वल होएगा, एएम इक्वल टू बीएम, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी स्टेटमेंट में गिवन है। अब दोनों में पीएम कॉमन है, पीएम इक्वल टू पीएम, ये क्यों होएगा, पीएम इक्वल टू पीएम क्यों होएगा, ये होएगा रेडियस है, दोनों का रेडियस दे रखे, दोनों का रेडियस दे रखे। और क्या होएगा, अब एपी आर्क और पीबी आर्क इक्वल है, अगर ये दोनों आर्क इक्वल है तो इनके ये एंगल भी तो इक्वल होएंगे। एंगल एएमपी एंगल बीएमपी इक्वल है, बिकॉज क्यों, इक्वल आर्क्स गिवन है, एपी और पीबी आर्क इक्वल है, इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल्स। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये दोनों आर्क आपस में इक्वल थी तो इनके एंगल जो ये बन रही है ये भी तो इक्वल होएंगे। मैंने यही तो लिखा है, ये थ्योरम बोलती है। तो देयरफॉर ये क्या होती है, एएम बीएम साइड एंगल, तो ये बन गया साइड एंगल साइड, लिख लो देयरफॉर ट्रायंगल एएमपी कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्रायंगल बीएमपी के साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी लगी। कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी क्या होती है, सारा कुछ सेम होता है, इसका मतलब ये सेम है, ये दोनों ट्रायंगल सेम है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम है, देयरफॉर एंगल एएमपी प्लस एंगल बीएमपी, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है 180 डिग्री के इक्वल होएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये पूरी लाइन क्या होती है, पूरी लाइन 180 होती है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसका मतलब एएमपी और बीएमपी आप सेंटर से भी कर सकते हो, एक ही बात है। मैं इस तरीके से करवा रहा हूं, वो इसलिए सेंटर से किया हुआ है उन्होंने क्योंकि आर्क इक्वल है तो सेंटर से एंगल इक्वल होएगा, उन्होंने उस तरीके से किया हुआ है, एक ही बात है, मैं ऐसे करवा रहा हूं। तो अगर एएमपी और बीएमपी आपस में इक्वल है, मैं वो भी आपको अभी लिख के दे रहा हूं। एएमपी और बीएमपी आपस में क्या है, 180 के इक्वल है। एएमपी किसके इक्वल है, बीएमपी के, तो इसको लिख सकता हूं बीएमपी प्लस बीएमपी इक्वल टू 180। तो बीएमपी क्या आ गया, 180, तो बीएमपी क्या आ गया, 2 से डिवाइड करने पे 90। अगर ये 90 हो गया, ये एंगल 90 है, तो पीएम, देयरफॉर पीएम इज परपेंडिकुलर टू एबी, हैंस प्रूव्ड। 90 का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। अब फिर भी कोई बच्चा कहता है नहीं सर आप हमें वैसे ही करवाओ जैसे उसके अंदर है, तो कोई बात नहीं, मैं ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन वाली लाइन यहां लिखता हूं। अब वीडियो पोस्ट करके राइट डाउन करो पहले। ये मेथड नंबर 2 बता रहा हूं मैं आपको। एओ बीओ ये लाइन कट होगी, बस एओ बीओ ये लाइन कट होगी। अब इन ट्रायंगल एएमओ बीएमओ, इसके अंदर क्या आएगा, ओए इक्वल टू ओबी, पीएम इसकी जगह क्या आएगा, ओए इक्वल टू ओबी। दूसरी तरफ क्या आएगा, इनको ज्वाइन करोगे तो दूसरी तरफ क्या आएगा, एम मिड पॉइंट है, एएम इक्वल टू बीएम, इसके अंदर क्या आएगा, एएम इक्वल टू ओएम सेम है, ओएम इक्वल टू ओएम, ये क्या होएगा, कॉमन होएगा, दोनों में कॉमन है।
अगर ये दोनों कॉमन है और एंगल AMO और BMO इक्वल होएगा, क्योंकि इक्वल आर्क सेंटर से ये इक्वल एंगल होएगा, ये एंगल इक्वल होएगा, AMO BMO इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी लगी। यहां क्या आएगा AMO BMO, बस बाकी सारी कहानी तो सेम ही है, कुछ भी नहीं फर्क। अगर ये 90 हो गया तो ऑटोमेटिकली PM परपेंडिकुलर हो गया AB के। ये मेथड नंबर 2 है। किसी ने AMO और BMO से करना है वैसे कर सकता है, ऐसे ज्वाइन करना है ऐसे भी कर सकता है। लो जी स्टूडेंट, सेकंड और थर्ड पार्ट देख लो। PM प्रोड्यूस विल पास थ्रू सेंटर O, सेंटर O से पास करना चाहिए, इसीलिए मैंने वो AMP और BMP से करवाया था। अब इनको आपस में ज्वाइन करो कि ये सेंटर O से पास कर रहे हैं। ये सेंटर O से कब पास करेगा? जब ये एक स्ट्रेट लाइन होएगी, इसके बिना तो हो नहीं सकता। ये जो M है ये O से कब पास करेगा? जब ये एक स्ट्रेट लाइन होएगी। तो देयरफॉर पास थ्रू सेंटर O का मतलब है if it is a straight line, if it is a straight line, if it is a straight line, बस खत्म हो गया। तो एंगल AMP प्लस एंगल AMO, ये टोटल एंगल क्या होएगा? ये 90 है, अभी हमने प्रूफ किया, ये 90 है, ये 90 है, सारे 90 है, तो ये एंगल क्या है? 90। ये एंगल क्या है? 90। 90 क्या हो गया? 180। Hence PMO is a straight line. Hence PMO is a straight line. यही उसने कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। थर्ड पार्ट में कह रहा है PM को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो मेजर आर्क, जो बाइसेक्ट करे मेजर आर्क। ये माइनर है, ये सेंटर से, ये सेंटर पॉइंट है आपका, तो सेंटर से ये ज्यादा, ये छोटा है, तो ये मेजर हो गया। मेजर आर्क, ये बाइसेक्ट कर रहा है मेजर आर्क को, इसको प्रोड्यूस करना है। आपके माइंड में इसको कोई नाम दे दो, N दे दो, P है, M है, N है। आपके माइंड में आएगा कि सर ऐसे स्टेट क्यों किया? आप ऐसे भी तो कर सकते थे। ये सेंटर O है, ये PM है, ये M है, ये P है, हम ऐसे भी तो कर सकते थे। स्टूडेंट हम ऐसे कर सकते हैं, फिर वो बाइसेक्ट नहीं होएगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है मिड पॉइंट, हमें ऐसे करना पड़ेगा। फिर आपके माइंड में आएगा कि सर O से क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं अभी प्रूव करके आया हूं, ये PMO ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन है, टोटल एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट प्रूव किया था। ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये O पे तो आ चुकी है, तो सीधी ही जाएगी, तभी बाइसेक्ट होएगा। इसलिए हमने इसको ऐसे नहीं किया, साइड से नहीं किया, ये पता होना जरूरी था। बस अब तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। PM प्रोड्यूस बाइसेक्ट द मेजर आर्क AB, ये मेजर आर्क को PM प्रोड्यूस कर रही है। तो क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? प्रूफ। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? PAN और PBN आर्क इक्वल होएगी, PAN आर्क इक्वल टू PBN आर्क। ये डायामीटर हो गया, एक्चुअली में PON एक डायामीटर हो गया, सेंटर से पास करता हुआ जा रहा है। बाइसेक्ट प्रूव करना है, इसलिए हमने सीधी लाइन ली, टेढ़ी लाइन नहीं ली। तो ये PAN और PBN ये इक्वल होएगा। आल्सो गिवन है, आल्सो गिवन है स्टेटमेंट में AP और PB इक्वल है। स्टार्टिंग में आप देख सकते हो ये दोनों आर्क इक्वल है आपस में, ये नंबर 1 नंबर 2, बस खत्म हो गया। सब्ट्रैक्ट 1 and 2। आपको स्टूडेंट्स बहुत पेशेंटली करना है, और मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर रहा हूं ताकि कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। ये आर्क AP आर्क, PBN आर्क, PB आर्क। तो PAN में से AP माइनस कर दिया तो क्या बच गया? AN। PBN में से PB माइनस कर दिया तो क्या बच गया? BN। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था कि ये बाइसेक्ट होने चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब है दोनों आर्क आपस में इक्वल आनी चाहिए, इक्वल आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, कहते हैं साइक्लिक ट्रेपीजियम है। साइक्लिक ट्रेपीजियम एक सर्कल है। साइक्लिक का मतलब होता है कोई भी उसके अंदर चीज है, कोई भी चीज दे रखी है, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी दे रखे हैं, उसके सारे वर्टेक्स सर्कल को टच करेंगे। तो एक ट्रेपीजियम बना लो, जैसे मर्जी बना लो, एक रफ पिक्चर बना ली, ट्रेपीजियम बना लिया मैंने।
ट्रेपीजियम बना लिया। तो ए बी सी डी आपको गिवन है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, ए बी और सी डी आपस में इक्वल होते हैं, नॉन पैरेलल साइड। ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड है, इनको इक्वल प्रूव करना है कि नॉन पैरेलल साइड इक्वल प्रूव करो ट्रेपीजियम अगर वो साइक्लिक ट्रेपीजियम है। साइक्लिक का मतलब होता है कोई भी उसके अंदर चीज है उसके सारे वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप सोचो जो 3 कर देते हैं, ये गलत है। साइक्लिक में चौथा भी टच करना चाहिए। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम, साइक्लिक ट्रेपीजियम। अब एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल है तो ये नॉन पैरेलल जो साइड है इक्वल प्रूव करनी है। टू प्रूव ए डी इक्वल टू बी सी, कंस्ट्रक्शन कुछ भी कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन के लिए चलो मैं ऐसे करता हूं, AC को भी ज्वाइन कर सकते हैं, BD को भी कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। मैं ज्वाइन कर देता हूं BD को। प्रूफ AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल है। तो जो मैंने आज क्वेश्चन नंबर 1 कराया इस पार्ट के अंदर, उसके अंदर मैं प्रूव कर चुका हूं ये एंगल इक्वल होएंगे। हमें क्या प्रूव करना है, AD और BC, इसलिए ये एंगल लेके चलता हूं, ये एंगल लेके चलता हूं। आप ये वाले एंगल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाले एंगल लिए थे, पर हमें तो AD और BC चाहिए, तो ये एंगल ले लो, एक ही बात है। तो अगर ये पैरेलल है तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBD, बिकॉज ऑल्टरनेटिव एंगल, ये ऑल्टरनेटिव एंगल है, ये तो सेंटर है ओ, ये ऑल्टरनेटिव एंगल है, ये ऑल्टरनेटिव एंगल है। ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल आपस में इक्वल है। किसके ऊपर इक्वल है, सबटेंड किसके ऊपर है, AD और BC के ऊपर। अगर ये AD और BC के ऊपर इक्वल है, लिख लो दीज एंगल्स सबटेंड्स, these angles subtends by the arcs AD and BC, AD and BC। अगर इसके ऊपर एंगल, ये एंगल इक्वल है तो थ्योरम आपने की है, थ्योरम आपने की है विच इंप्लाइज आर्क, आर्क को ARC ना लिखो, AD आर्क इक्वल टू BC आर्क होएगा ही होएगा। अगर ये आर्क आपस में इक्वल है, स्टूडेंट्स मैं सारी थ्योरम रिवाइज कराता हूं, उससे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना। आपने ये चीज की है अभी तक, इक्वल आर्क इंप्लाइज इक्वल एंगल, और इक्वल एंगल इंप्लाइज इक्वल आर्क। मैंने यही कॉन्सेप्ट लगाया। फिलहाल यहाँ पे एंगल इक्वल है तो आर्क इक्वल है, या लिख देता हूं इक्वल एंगल सबटेंड्स, इक्वल एंगल इंप्लाइज इक्वल आर्क्स। मैंने यही कॉन्सेप्ट लगाया है, बहुत ध्यान से देखना। एक आपने की है इक्वल कोड इंप्लाइज इक्वल आर्क। अगर इक्वल आर्क है तो इक्वल कोड होगी। इन दोनों से कंबाइंड देखो, अगर इक्वल एंगल है तो इक्वल आर्क, इक्वल आर्क है तो इक्वल कोड। इससे एक कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट से एक कंक्लूजन निकलता है, इक्वल एंगल होएगा तो इक्वल आर्क होएगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट पार्ट में, अगर इक्वल आर्क होएगी तो इक्वल कोड होएगा। A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, देन A इक्वल टू C। अभी एक पिक्चर आई थी जाने जहां, उसके अंदर एक वो जो टीचर होता है A इक्वल टू B, B इक्वल टू C और A इक्वल टू C करता है। उसमें एग्जांपल उसने फियर की, कॉकरोच की उसने एग्जांपल दी थी। आप ध्यान से देखना, प्रॉपर समझ आएगा उस पिक्चर में। मैथमेटिक्स यूज होता है ऐसे। तो A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, हम A इक्वल टू C डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एंगल इक्वल है तो मैं कोड्स को भी इक्वल कर सकता हूं। ये एंगल इक्वल है तो AD और BC कोड को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, पर मैं क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि आपकी छोटी क्लास है, 9th क्लास है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप डायरेक्ट लिखोगे। अभी आपकी छोटी क्लास है तो इसको एक एक स्टेप करके लिखो। इक्वल एंगल था तो मैंने इक्वल आर्क लिख दी, इक्वल आर्क है तो इक्वल कोड होगी। इसको लिख सकता हूं कोड, कोड कौन सी है,
आर्क कौन सी थी, एडी और बीसी, कोड एडी और बीसी, कोड एडी इक्वल टू कोड बीसी। यहां लिख लो इक्वल आर्क इंप्लाइज इक्वल कोड। मैंने आपको सारी रिवाइज करवा दी, ये कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए था। तो हमें क्या प्रूव करना था, एडी और बीसी कोड इक्वल है, प्रूव होगी, हैंस प्रूव। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ आएगी। आप वीडियो पॉज करके पहले राइट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स बहुत पेशेंटली करना होता, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, साइक्लिक के अंदर ट्रेपीजियम बनाया, हमें ये पैरेलल दे रखी है, ये नॉन पैरेलल दे रखी है, इसको इक्वल प्रूव करना है। इक्वल कैसे प्रूव होएगा, ये एंगल इक्वल है, अगर एंगल इक्वल है तो आर्क इक्वल है, अगर आर्क इक्वल है तो कोड इक्वल है। ये थ्योरम्स आपने किए, हैंस प्रूव, बड़े आराम से हो गया। है तो 4 लाइन, नहीं कुछ भी नहीं है। ये ना सोचना कि मैंने ए बी पैरेलल टू सी डी लिखा है, आप भी सेम चेपी मारो। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर आपने ए डी बी लिखा है, मैंने भी ए डी बी लिखा है। अरे यार आप इसको बी डी ए भी लिख सकते हो और सी बी डी को लिख सकते हो, सी बी डी को डी बी सी, डी बी सी, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है, बीच वाला एंगल ही होता है, सिर्फ बीच वाले एंगल सेम किए, बाकी तो साइडों पे जैसे मर्जी इंटरचेंज कर सकते हैं। चेपी नहीं मारनी, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या यूज किया। सो क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर कहीं भी पी पॉइंट है, हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हम हमेशा नीचे लेके चलते हैं ताकि थोड़ा सा आसान रहे। मैंने पी पॉइंट यहां ले लिया, आप यहां भी ले सकते हो। कहता पी पॉइंट है, 2 रेडियस है, कहीं भी बना लो 2 रेडियस, जो पी से इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। ये वर्ड बड़ी क्लासेस में बार बार आएगा। इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंस मतलब अलग डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस है। तो अगर मैं ए लेके चलूं, ये बी लेके चलूं, आपको दे रखा है एपी और पीबी आपस में इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, परपेंडिकुलर एक ओ से पी को ज्वाइन किया, रेडियस बन गया। हमें प्रूव करना है आर्क एपी और पीबी आर्क इक्वल है। कैसे, अगर मैं ये एंगल इक्वल कर दूं तो ये आर्क इक्वल होएगी। थ्योरम बोलती है इक्वल एंगल हैज इक्वल आर्क। ये एंगल कैसे इक्वल होएंगे, ये दोनों एंगल, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा तो एंगल इक्वल होएंगे बाय सीपीसीटी। अगर एंगल इक्वल होएंगे तो आर्क इक्वल होएगी। यही ब्यूटी है, आपने यही समझना था मुझसे कि आर्क इक्वल के लिए एंगल इक्वल करने पड़ने हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन आगे करवाऊंगा, अगर एंगल इक्वल करने हैं तो 99% क्वेश्चनों में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। कॉन्ग्रुएंट के लिए ट्रायंगल लेना पड़ता है, तो ये तो ट्रायंगल बनता नहीं, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दो एल, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दो एम, ये परपेंडिकुलर खींच दिया। अब ये 2 ट्रायंगल बन गए। अगर दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये एंगल आपस में इक्वल होएंगे, अगर ये एंगल आपस में इक्वल होएंगे तो आर्क इक्वल होएगी। खत्म हो गया बस। गिवन क्या है स्टेटमेंट में, O is the center, O is the center and AP is equal to PB। ये इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, AP आर्क, ये P से इक्वल डिस्टेंस पे थे, AP इक्वल टू PB ना लिखो, नहीं लिखना तो क्या लिख लो, P is इक्वी डिस्टेंस, P is equidistance from A and B। बस ये लिख लो, एक ही बात है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये दोनों आर्क आपस में इक्वल है। कंस्ट्रक्शन की है हर क्वेश्चन में, पहले गिवन फिर टू प्रूफ। कंस्ट्रक्शन लोड है तो कर लो, फिर प्रूफ। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कैसे हुएगी, ज्वाइन ओपी, ओपी को ज्वाइन किया, यस, और PL इज परपेंडिकुलर टू OA, PL को परपेंडिकुलर किया OA पे, और PM को परपेंडिकुलर किया OB पर। प्रूफ, प्रूफ मैं आपको बता चुका हूं, ये एंगल इक्वल करने हैं। अगर आपने एंगल 1 एंगल 2 लेना, लेकिन
चल सकते हो क्योंकि इसमें जरूरत नहीं है, एक सिंगल दे रखे है तो आगे बता दूंगा ये मैं आपको। तो कौन कौन सा ट्रायंगल है? इन राइट एंगल 90 डिग्री है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है? OLP एंड ट्रायंगल OMP। OLP एंड OMP दोनों में क्या है? OP कॉमन है, OP इक्वल टू OP कॉमन दे रखे हैं। और क्या दे रखे हैं? PL और PM इक्वल है क्योंकि दोनों हमने यहीं से ड्रॉ की है। PL इक्वल टू PM ये इक्वल है क्योंकि अगली चीज ये 90-90 इक्वल है। एंगल OLP ये 90 है और MB 90 है। एंगल OMP ईच 90 ये भी इक्वल है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी? ये साइड एंगल साइड, हमें क्या लग गई? साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर कौन सा हो गया? ट्रायंगल OLP कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्रायंगल OMP बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी है, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये सारी की सारी चीजें आपस में इक्वल होगी। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी हर चीज आपस में इक्वल होएगी। अगर हर चीज आपस में इक्वल है तो ये भी एंगल आपस में इक्वल होएंगे। देयरफॉर एंगल LOP इक्वल टू एंगल MOP बाय CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट किसके? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की हर चीज आपस में इक्वल होएगी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की OM OL के इक्वल होएगा, सब कुछ इक्वल होएगा। पर हमें क्या चाहिए? हमें ये एंगल चाहिए तो हमने एक चूज कर लिया, एक एंगल निकाल दिया जो हमें चाहिए। अगर ये एंगल इक्वल है तो ये आर्क भी तो इक्वल होएगी। सेंटर से एंगल इक्वल है तो ये आर्क भी इक्वल होएगी, विच इंप्लाइज AP आर्क इक्वल टू PB आर्क। क्यों? रीजन देना है बाय थ्योरम THM मतलब थ्योरम इक्वल एंगल हैज इक्वल आर्क्स। बस खत्म हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था उसने, ये आर्क इक्वल करनी है। आर्क कैसे इक्वल होती है? एंगल इक्वल करना पड़ता है। एंगल कैसे इक्वल होता है? कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दो बस आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, नो थॉट इज द बेस्ट थॉट। कोई भी विचार ना करना भी एक विचार है। इस चैप्टर में यही चीज चाहिए, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक पे ध्यान दो, क्वेश्चन अपने आप समझ आएगा। स्टेटमेंट में गिवन है आपके पास AC और BD टू कोर्ड्स है जो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और AB आर्क इक्वल है CD आर्क के। AB और CD आर्क इक्वल है। अब प्रूफ क्या करना है आपने? टू प्रूव BE इक्वल टू EC, BE इक्वल टू EC एंड AE इक्वल टू ED, AE इक्वल टू ED। आपने ये चीज प्रूव करनी है। ये चीज कैसे प्रूव होएगी? अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं तो बाय CPCT सारी की सारी साइड्स भी आपस में इक्वल होएगी। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं? अब ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इसका। ये ट्रायंगल बना देते हैं, ये ट्रायंगल बना देते हैं। ज्वाइन AB एंड CD, इनको ज्वाइन कर दिया क्योंकि हमें ट्रायंगल बनाना था। ट्रायंगल में क्या होता है? एक ये एंगल होता है आपस में, एक ये वाला एंगल और एक ये एंगल। अगर कोई नाम देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है नाम देने की। कौन कौन से ट्रायंगल आ चुके हैं? एंगल AEB और DEC इन प्रूफ। इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल DEC, ये दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन दो ट्रायंगल में क्या है? AB और CD दोनों इक्वल होएंगे, दोनों कोड्स आपस में इक्वल होएगी। क्यों इक्वल होएगी? आर्क इक्वल है,
आर्क इक्वल है तो कोड भी तो इक्वल होएगी। ये आपने किया है, इक्वल आर्क हैज इक्वल कॉर्ड, इक्वल आर्क हैज इक्वल कॉर्ड, ये इक्वल होएगी बाय थ्योरम। मैंने ये थ्योरम करवाई है, आपको थ्योरम करवाई है स्टूडेंट्स। अब ये इक्वल कर चुके हैं, ये एंगल भी इक्वल होएगा और ये इस एंगल के इक्वल होएगा। तो मेरे को साइड पे प्रॉपर्टी लिखनी है, बड़ा एंगल लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 नाम दे सकते हो। फिर यहां लिखना पड़ेगा टेक एंगल बी इक्वल टू एंगल 1, एंगल सी इक्वल टू एंगल 2, एंगल ए इक्वल टू एंगल 3, एंगल डी इक्वल टू एंगल 4। अगर 5 और 6 देना ये भी इक्वल हो सकते हैं क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, पर हम 2 एंगल ही लेके चलते हैं, बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना लिख के सारा, तो हमने एक कोड को इक्वल कर दिया क्योंकि आर्क इक्वल थी तो कोड को इक्वल कर दिया। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होएगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होएगा। नहीं तो अगर जिसने एंगल 1 और 2 नाम नहीं देना तो इसकी जगह क्या लिख सकता है, जो एंगल है वो बीच में आता है, एंगल ए बी ई होएगा एंगल डी सी ई के, और इसकी जगह क्या लिख सकता है, एंगल ई ए बी इक्वल होएगा एंगल ई डी सी। ये दोनों एंगल इक्वल होएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होएंगे। क्यों होएंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल सेम एंगल इक्वल इन सेम लाइन सेगमेंट, सेम एंगल इक्वल इन सेम लाइन सेगमेंट। तो ये इक्वल होएंगे। अगर ये क्या बन गया, एंगल एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्रायंगल डी ई सी के बाय एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सारे एंगल सारी साइड्स आपस में इक्वल है, हमें जो चाहिए वो लेके चलते हैं। देयरफॉर बीई, इस ट्रायंगल का बीई इसके इक्वल होएगा ईसी के, एंड एई इक्वल होएगा ईडी के बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय सीपीसीटी, हैंस प्रूव्ड। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ये साइड्स इक्वल करनी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, साइड्स अपने आप इक्वल होएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, ए बी और सी डी 2 कोड्स है जो पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। गिवन है स्टेटमेंट में ए बी और सी डी कोड आपस में इक्वल है। आपको क्वेश्चन में कहा है प्रूव करो एडी आर्क और बीसी आर्क, एडी आर्क और बीसी आर्क, सीबी आर्क, बीसी या सीबी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीबी आर्क आपस में इक्वल है। कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्या करोगे कंस्ट्रक्शन करके, कुछ है ही नहीं इसके अंदर करने के लिए। प्रूफ सीधा, बस बहुत आसान है, बहुत ध्यान से देखो। गिवन क्या है स्टेटमेंट में, ए बी कोड इक्वल टू सी डी। अगर 2 कोड्स आपस में इक्वल होती है विच इंप्लाइज इनकी आर्क भी आपस में इक्वल होएगी। आपने कह रहा है कि सर इसको ऐसे क्यों नहीं लिखते आप, ए बी आर्क और सी डी आर्क। अभी आपको समझ आएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पूरी नोटेशन लिखिए। अगर आप ये भी लिखना चाहते हो तब भी कोई फर्क नहीं है। आपको पता है इक्वल कोड हैज इक्वल आर्क, वेरी सिंपल। अब प्रूफ क्या करना है, एडी आर्क चाहिए। हमारे पास क्या है, ए बी है, हमारे पास यहां से लेके यहां तक है। फिर क्या है, सी बी चाहिए, सी बी को इक्वल करना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास सी डी है। अब देखो दोनों में कॉमन चीज क्या है, ये बी डी कॉमन है, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट आर्क बी डी बोथ साइड्स,
ये दोनों में कॉमन है, दोनों में से निकाल दो बस। यही ब्यूटी है मैथ की, और यही आपने मेरे से समझना है। यू लव मैथ्स एंड मैथ्स विल लव यू। ए से बी तक है, सी से डी तक है, ये चीज दोनों में है, क्योंकि चाहिए तो एडी और सी भी चाहिए। तो दोनों में से माइनस कर दो, आर्क ए बी माइनस आर्क बी डी, आर्क सी डी माइनस आर्क बी डी। अब ए बी में से बी डी माइनस कर दिया, क्या बच गया? ए डी। तो आर्क ए डी। सी डी में से बी डी माइनस कर दिया तो क्या बच गया? सी बी। आर्क सी बी। इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो, ए डी आर्क और सी बी आर्क, हैंस प्रूव। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था, कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट आपके सामने है, कहता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मैंने साइक्लिक ट्रेपीजियम क्वेश्चन नंबर 4 भी करवाया पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो ये जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4 है, तो खुद कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है? सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर, बिल्कुल क्वाड्रिलेटर। स्टेटमेंट में कहता है टू साइड्स इसकी पैरेलल है, ये वाली साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। तो गिवन स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट में गिवन है, नाम दो ए बी सी डी। टू साइड्स गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है, प्रूव करो अदर टू साइड्स आर इक्वल। आपने प्रूव करके दिखाना है ए डी इक्वल टू बी सी। आपने ये चीज प्रूव करके दिखानी है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कुछ ट्रायंगल ट्रुंगल तो बनाओ। ट्रायंगल के लिए इसके डायगोनल ज्वाइन कर लेते हैं, एक कर लो या दोनों कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंस्ट्रक्शन करते हैं इसकी। कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन, ज्वाइन डायगोनल्स, ज्वाइन डायगोनल्स ए सी एंड बी डी मीट एट ओ, ओ पे मीट कर। प्रूफ हर क्वेश्चन में गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, चारों चीजें लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन किसी किसी में नहीं करते। ये मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 करवाया सेम। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होएगा ही होएगा। ये एंगल और ये एंगल ये भी ले सकते हो, पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होएगा ही होएगा। एंगल, इसको कोई नाम दे दो, एंगल 1, इसको दे दो कोई नाम, एंगल 2, कुछ भी दे सकते हैं, यहीं पे लिख दो, अलग से भी ना लिखो। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होएंगे? आपके माइंड में विचार आएगा कि सर ये एंगल और ये एंगल भी ले सकते हैं। हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूव करना है ये कोड्स इक्वल है, इसलिए इन कोड्स के साथ लिया। इस कोड के साथ भी ले सकते थे, पर ये इस करके नहीं लिया, क्योंकि हमने क्या प्रूव करना है? हमने ये प्रूव करना है ये कोड्स आपस में इक्वल है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर जब ये कोड इक्वल करनी है, एडी और बीसी इक्वल करना है, ये कोड्स, ये दो ट्रायंगल लेके चलती है। ये भी ठीक है, आप ये दो ट्रायंगल लेके भी चल सकते हो, पर क्यों इतना टफ करना? आसान करो, क्योंकि ये आप करके आए हो क्वेश्चन नंबर 4 में भी। ये दोनों एंगल इक्वल है, इसके दो रीजन है। पहला रीजन, ये कौन से एंगल हो? ऑल्टरनेटिव एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है। दूसरा रीजन, अगर ये पैरेलल है, ए बी और सी डी अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होएंगे। आल्सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ऑल्टरनेट एंगल लेके चलना है, ऑल्टरनेट करो, या पैरेलल लेके चलना है, दोनों ही कंडीशन सही है। अगर ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आर्क आपस में इक्वल है, विच इंप्लाइज एडी आर्क इक्वल टू बीसी आर्क, बिकॉज इक्वल एंगल हैज इक्वल आर्क, इक्वल एंगल हैज इक्वल आर्क्स। बड़े आराम से हो गया। अगर ये आर्क इक्वल है तो ये कोड भी तो आपस में इक्वल होएगी। यही तो ब्यूटी है, मैंने पूरा कंक्लूजन बनाया था पिछले से पिछले पार्ट में। विच इंप्लाइज कॉड एडी इक्वल टू कॉड बीसी, हैंस प्रूव्ड। कोड लिखना है लिखो, नहीं तो एडी इक्वल टू बीसी भी लिख सकते हैं। साइड पे रीजन देना है, क्यों? इक्वल आर्क
इक्वल आर्क हैज इक्वल कॉर्ड्स। ये आपने थ्योरम की है, 4 तो थ्योरम की है, एक आधा रिजल्ट है साथ। अगर ये कॉर्ड इक्वल है, ये ही प्रूव करने के लिए उसने कहा है कि एडी और बीसी करो, हैंस प्रूव। सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं हमने प्रूव करना है सेकंड पार्ट में इनके डायगोनल भी आपस में इक्वल है, AC इक्वल टू BD। ये कैसे प्रूव होएंगे? हमें ट्राइंगल लेके चलना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। आपके माइंड में आएगा कि सर आप तो हमेशा AOD या BOC यहां से लेके चलते थे। स्टूडेंट्स, हमें डायगोनल इक्वल करना है, AC होना चाहिए, BD होना चाहिए। AC कैसे बनेगा? ABC से बनेगा। और BD कैसे बनेगा? ABD से बनेगा। मैंने एक पॉइंट फिक्स ले लिया, मैं BCD भी ले सकता था, मैंने A पॉइंट फिक्स ले लिया इसके अंदर। ये 2 ट्राइंगल लेके चलता हूं। अगर मैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो इनके सारी साइड सारा CPCT करके इक्वल आएगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, अपने आप इक्वल आएगा। इस ट्राइंगल के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको गिवन है इसके अंदर ट्राइंगल ABC। एक तो ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABD, एक तो ये ट्राइंगल है AB कॉमन है, इसलिए मैंने ये ही लेके चला हूं। AB इक्वल टू AB, ये कॉमन है दोनों के अंदर। और AD इक्वल टू BC, ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं फर्स्ट पार्ट के अंदर, इसलिए तो मैं ये ट्राइंगल लेके चला हूं। ये दोनों आपस में इक्वल है। और ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया है? मैंने ट्राइंगल लिया है, प्रॉपर बना देता हूं, ABC और ABD, ये दोनों इक्वल है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं, इसको नाम दे देता हूं मैं, इसको एंगल 3 नाम दिया और इसको एंगल 4 नाम दिया। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अगर आप ये नहीं लिखना, आप ये लिख लो 3 की जगह, CAB इक्वल टू एंगल ABD, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि सेम एंगल इक्वल टू सेम लाइन सेगमेंट, सेम एंगल इक्वल टू सेम लाइन सेगमेंट इन सर्कल, सेम लाइन सेगमेंट इन सर्कल। ये सर्कल की प्रॉपर्टी है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में भी लिखवाई थी, आप देख सकते हो पिछले पार्ट्स में। अगर ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये 2 साइड्स हो चुकी है, एक एंगल हो चुका है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्रायंगल ABD के बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। अगर ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्रायंगल, तो क्या होएगा? डायगोनल इक्वल करनी है, विच इंप्लाइज AC इक्वल टू BD बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय CPCT, हैंस प्रूफ। सारी चीजें आपस में इक्वल होएगी, कोई मुश्किल नहीं थी। आराम से 2 बारी करो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके फीड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बहुत आसान है। कहता है एक सर्कल है, सर्कल पे एक तरीके से ये साइक्लिक हेक्सागन है, क्योंकि हेक्सागन 6 पॉइंट, इसके सारे के सारे पॉइंट्स सर्कल को मीट कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक हेक्सागन है। कहता है ABCDEF पॉइंट है और E आपको दे रखे है, और क्वेश्चन में 1 और 2 पार्ट्स है, एंगल फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? AB कोड, BC कोड, CD कोड, तीनों आपस में इक्वल है। गिवन है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ तो कुछ करना ही नहीं, हमें तो फाइंड करना है। ये तो क्वेश्चन है, थ्योरम तो है ही नहीं। अगर ये कोड्स इक्वल है आपस में, कोड्स इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होएगी। देयरफॉर AB आर्क इक्वल टू BC आर्क इक्वल टू CD आर्क। लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, बाद में भी लिख सकते हैं, चलो लिख लो। इक्वल कोड्स हैज इक्वल आर्क, इसकी आर्क इक्वल होनी चाहिए। अगर इनकी आर्क्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होएगा, वो बात की बात है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है? इस सारी कहानी में
ई एंगल दे रखा है। जैसे अगर शहर में कोई सेलिब्रिटी आ जाए, आपके किसी भी शहर में रहते हो, तो सारा का सारा शहर क्या करता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सारे उसको मिलने के लिए जाते हैं। विराट कोहली आए या अमिताभ बच्चन आए, समथिंग कोई भी आता है तो सारे उसको मिलने के लिए जा रहे हैं। वैसे ही ये एंगल दे रखा है, सेलिब्रिटी है ये, तो सारे के सारे जितने पॉइंट्स है सारे इस पॉइंट को मीट करवा दो। लो जी, सारे के सारे इसको मीट करवा दो। सारे ए भी मीट कराओ, एफ भी कर गया, ए भी कर गया, बी भी कर गया, सी भी कर गया, डी भी कर गया, सारे के सारों ने इसको जाके मिलना शुरू कर दिया। बस खत्म हो गया। अब तो अब ये प्यार से सारों को मिलेगा और सारों की वैल्यू फाइंड आउट करेगा, सारों की वैल्यू फाइंड आउट करेगा। स्टेटमेंट में देखो, अगर कोड इक्वल है तो आर्क इक्वल है, अगर आर्क इक्वल है तो एंगल भी तो इक्वल होएंगे इनके। ए का एंगल, ए बी का एंगल, ए बी का एंगल कहाँ है, ये रहा। बीसी का एंगल कहाँ है, ये रहा। और कौन सी है, सीडी, सीडी का एंगल कहाँ है, ये रहा। इसको कोई नाम देके चलते हैं, बार बार कौन लिखेगा, लिख के चलते हैं। देयरफॉर लिख देता हूं, एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल सी ई डी, क्योंकि सारे के सारे एंगल ई के ऊपर ही है। अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 दूंगा तो बाद में कंफ्यूजन होगी। एक बारी ऐसे ही लिखा रहने दो, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये एंगल, इसका एंगल भी यहां बन रहा है, इसका एंगल भी यहां बन रहा है, इसका एंगल भी यहां बन रहा है, तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों? इक्वल आर्क हैज इक्वल एंगल्स। बस खत्म हो गया। वो ही कहानी, कंक्लूजन जो मैंने बताया था। कोड इक्वल है तो आर्क इक्वल होएगी, आर्क इक्वल है तो एंगल इक्वल होएंगे, इनके आपस में एंगल इक्वल होएंगे। जो ये एंगल आएगा वो ही ये बाकी दोनों एंगल आएंगे। स्टूडेंट्स, आपने ना एक रिजल्ट किया, रिजल्ट नहीं किया छोटी क्लासों में तो अब भी आप देख सकते हो। मैं दोबारा बता रहा हूं, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है सर्कल के ऊपर, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। वी नो डेट, WKT मतलब वी नो डेट। बड़ी क्लासेस में बार बार मैं WKT लिखूंगा। तो एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी, क्योंकि ये डायामीटर है तो ये सेमी सर्कल है। ए ई डी, आप सोचोगे सर एफ भी कर सकते हैं, पर सारे के सारे सेलिब्रिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो ई को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम ई के साथ लिख रहे हैं। ये क्या है, 90, बिकॉज एंगल in a semicircle, angle in a semicircle is always 90 degree. Angle in a semicircle is always 90. AED 90 है। अगर AED 90 है तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर ये 90 है, चलो मैं ऐसे करता हूं, नाम दे देता हूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, कंफ्यूजन नहीं होगी अब आपको। अगर ये 90 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, 90 डिग्री है। ये पूरा एंगल ही है ना 90। अगर ये 90 है, ये क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसका भी नाम दे दिया। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल है और ये तीनों 90 है, तो एंगल 2 की जगह भी मैं एंगल 1 लिख देता हूं, एंगल 3 की जगह भी मैं एंगल 1 लिख देता हूं। आप 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 3 टाइम्स एंगल 1 इक्वल टू 90, एंगल 1 इक्वल टू 90 बाय 3 इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 30 डिग्री ईच। ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब तो कुछ भी नहीं रहा। क्या फाइंड करना है, ए ई एफ। फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड आउट करो एंगल ए ई एफ। ए ई एफ ये कैसे बना है, सो एंगल ए ई एफ एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए ई डी, ये टोटल कितना दे रखे है, टोटल क्या दे रखे है हमारे पास 110। एंगल ए ई एफ ये कितना दे रखे है, एंगल ए ई डी ये तो 90 दे रखे है, सेमी सर्कल का है, 90 दे रखे है, 110। आपके माइंड में आएगा सर इतना कुछ क्यों किया,
90 इक्वल टू 20। आपके माइंड में आएगा ये चीज क्या आ गई आपके डिग्री इसलिए किया क्योंकि आपको सेकंड पार्ट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं एफ ए बी निकालो, फाइंड एफ ए बी। स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी। मैं आपको यह दोबारा बताता हूं कि सेमी सर्कल के अंदर एंगल 90 बनता है। ये है सेमी सर्कल, ये सारा एंगल 90 है। तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया था, तीनों का सम इक्वल टू 90। तो ये कंफ्यूज ना होना, मैंने अलग पेन से डिनोट कर दिया इसको। बस अब तो खत्म हो गया। एफ ए बी निकालना है, एफ ए बी। अब ये सारे के सारे तो ई को अप्रोच कर रहे हैं, तो ई को साथ लेके चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 पॉइंट्स हो गए। टेक क्वाड्रिलेटर। कौन सा लोगे क्वाड्रिलेटर? एफ ए बी ई। आपने एक क्वाड्रिलेटर चल रहे हो। ये क्वाड्रिलेटर कैसा है आपको पता है? ऑपोजिट साइड का सम 180 के इक्वल होता है। तो एफ ए बी निकालना है। एंगल एफ ए बी इनका सम प्लस एंगल एफ ई बी इक्वल टू 180। एंगल एफ ए बी कैसे है? एफ ई बी तो ये यहां से ब्रेक हो रहा है 20 प्लस एंगल 1। ध्यान से देखना, 20 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। एफ ई बी तो ये एंगल है, ये टोटल एंगल, ये एंगल क्या है? 20 भी और 1 भी है। तो 1 किसके इक्वल दे रखा है? वो 30 के इक्वल दे रखा है। तो एफ ए बी प्लस 20 प्लस 30 इक्वल टू 180। तो जब माइनस करोगे सारा तो एंगल एफ ए बी इक्वल टू 130 आएगा। आराम से क्वेश्चन सोल्व हो गया, कोई टफ नहीं था। ये 8th क्लास में करके आए हो, ये करके आए हो प्रॉपर्टी। सेमी सर्कल के अंदर कहीं भी कोई एंगल बनेगा, कहीं भी कोई एंगल बनेगा, ये हमेशा 90 डिग्री होएगा। ये करके आए हो, चाहे पिक्चर ऐसे बने चाहे पिक्चर ऐसे बने, कहीं भी सेमी सर्कल के ऊपर 90 डिग्री का होएगा। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। गिवन क्या है? एक बी सी डी एंगल दे रखे हैं, एक बी ए ई एंगल दे रखे हैं आपको, और ए बी कोड, बी सी कोड, सी डी कोड, ये तीनों कोड्स आपस में इक्वल दे रखी है। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं। कंस्ट्रक्शन 4 पार्ट्स कहा है प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन 4 पार्ट्स कहा है उसने प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए मैं बी और डी को मिला देता हूं, बी और ई को मिला देता हूं। आपके माइंड में अब विचार आएगा कि सर पिछले क्वेश्चन में तो सारे सेलिब्रिटी को अप्रोच कर रहे थे, तो यहां क्यों नहीं मिला रहे? स्टूडेंट्स यहां इसलिए नहीं मिला रहे क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है बी सी डी। ये ट्रायंगल तो कंप्लीट करो कम से कम, बी ए ई, ये ट्रायंगल तो कंप्लीट करो, बी ए ई। अब पूरा ट्रायंगल बन गया। यही ब्यूटी है, आपने यही मेरे से समझना है। मैथ बहुत ब्यूटीफुल है, यही आप मेरे से समझना है। ये एंगल दे रखा है तो ट्रायंगल बनाओ, तभी एंगल देखने में अच्छा लगेगा। ऐसे कैसे अच्छा लग सकता है? चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। ज्वाइन बी डी एंड बी, ज्वाइन कर दिया बस। अब ट्रायंगल बड़े आराम से बन गया। ऐसे करते हैं, इनके नाम देके चलते हैं, ऐसे तो सोल्व करना मुश्किल होएगा। दिस बी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, मार्कर चेंज करता हूं मैं, एंगल 3, ये एंगल 1 नाम दिया, इसका एंगल 2 दिया, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 ये दे रखे हैं, एंगल 6, एंगल 7। मैंने कहा था जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं इसी तरीके से करवाऊंगा। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 तक सारे एंगल मैंने इसको नाम दे दिया। आपकी मर्जी है, अगर आप नाम नहीं देना चाहते स्टूडेंट्स फिर आपको पूरा एंगल लिखना पड़ेगा, पर ये आसान वे है लिखने का, मैंने इसलिए इसको ऐसे लिखा बस। अब जो एंगल हमने लेट किए इन सारों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रूफ बहुत प्यार से बहुत आराम से होएगा। हम सारे एंगल्स फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद तो सोल्व है। आपके माइंड में विचार आएगा कि सर एंगल 1 को क्या नाम दिया? सी बी डी। लिखना जरूरी है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चंस में। प्रूफ
इन ट्राइंगल BCD, ये ट्राइंगल है, वी नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, एंगल 1 प्लस 110 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, एंगल 1 प्लस इसको वहां लेके गए, एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 110। अब BC और CD क्या है, इक्वल कोड्स है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 70, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, क्यों, बिकॉज इक्वल कोड्स इंप्लाइज इक्वल एंगल, इक्वल कोड्स इंप्लाइज इक्वल एंगल, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 2 की जगह मैंने एंगल 1 लिख दिया, 2 टाइम्स एंगल 1। अगर आप ये नहीं करना तो x मान के भी कर सकते हो, एक ही बात है, पर ये ब्यूटीफुल हो गया क्वेश्चन, अब देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। जब हम मैथ में लेट कर सकते हैं 1 2 3 एंगल 1 2 3, तो हम इंग्लिश अल्फाबेट को बीच में क्यों यूज करें, XYZ क्यों यूज करें, जब मैथ को हम लेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया 35, ये भी क्या आ गया 35, मैं लिख देता हूं इसको, ये आपके पास क्या आ गया 35, ये भी आपके पास क्या आ गया 35, बड़े आराम से आ गया। चलो अब बाकी चीजें फाइंड आउट करते हैं। अब इतने सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैं इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर लेके चलता हूं, क्योंकि ये आमने सामने दे रखे हैं। अगर आप सोचो सर ऐसे ही BAE लेके चलते हैं, यहां तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, गिवन है, BC इक्वल टू CD, यहां तो गिवन ही नहीं है कि AB और AE इक्वल है। अगर AB और AE इक्वल होते तो मैं इनको इक्वल कर सकता था, तो ट्रायंगल की तो कोई बात ही नहीं है। अगर मैं BDE ट्रायंगल लेके चलूं, ना 7 पता, ना 3 पता, ना 4 पता, कुछ पता ही नहीं है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, जब ट्रायंगल से बात नहीं बन रही तो हम क्वाड्रिलेटर भी तो ले सकते हैं। तो मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्योंकि सर्कल के अंदर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर लेके चलता हूं। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एक एंगल ये दे रखे हैं BCDE और ABDE, ये दो क्वाड्रिलेटर है BCDE, और इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दोनों लेके चलता हूं, क्योंकि हमें बहुत सारे एंगल पता करने हैं। ABDE, DE तो लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही नहीं दे रखे। चलो BCDE, इनमें खासियत क्या है, इसमें खासियत है, साइक्लिक में क्या होता है, ऑपोजिट साइड का सम 180 होता है। अब बहुत ध्यान से देखना, BCDE, अगर इन दोनों को लेके चलूंगा, B और C को लेके चलूंगा, तो आधा आधा एंगल दे रखे हैं, पूरा तो दे ही नहीं रखा, फायदा ही नहीं है। अगर मैं C और E को लेके चलूंगा, तो इससे एंगल 4 पता कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम, ये क्या है 110 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। आपके माइंड में आएगा कि सर 5 भी आएगा, नहीं स्टूडेंट्स, BCDE यही तक है, यही तक है, तो BCDE में एंगल 4 ही आता है सिर्फ। तो एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल 4 इक्वल टू 70। यहां लिख लेना वी नो डैट, इसके बाद ही लिख लो वी नो डैट इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर सम ऑफ ऑपोजिट एंगल is 180, sum of opposite angles is 180। लो अब ABDE, अब इनको लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि ना ये पता ना ये प्रॉपरली पता। 120 पता है, 120, तो 120 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल 3 इक्वल टू 60। बहुत आसान चल रहे। तो एंगल 4 क्या आ गया आपके पास 70 आ गया ये, और एंगल 3 क्या आ गया आपके पास, ये 60 आ गया। एंगल 1 पता लग गया, 2 पता लग गया, 3 पता लग गया, 4 पता लग गया, 5 6 7, ये 3 एंगल्स रह चुके हैं आपके। उसके बाद तो बहुत आसान है, पहले आप इतना राइट डाउन करो।
चलो बाकी सारे एंगल फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। गिवन है स्टेटमेंट में, गिवन है ए बी इक्वल टू बी सी। अगर ये कोड इक्वल है तो इस दोनों कोड की एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल होएगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स इंप्लाइज इक्वल एंगल्स। बहुत आसान है, इक्वल कॉर्ड्स इंप्लाइज इक्वल एंगल। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए तो एंगल 2 क्या है? 35। अब एंगल 6 और एंगल 7 बच गया। एंगल 6 और एंगल 7 भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके दो मेथड है। एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं, एक मेथड मैं करके दे रहा हूं। एक मेथड क्या है? इन सारे एंगल्स का सम करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + दिस एंड दिस 120 110 है। सारे एंगल्स जितने भी पेंटागनल है ये सारे एंगल प्लस पेंटागनल के सम क्या होता है? 540। इनको 540 के इक्वल करो, अपने आप आंसर आएगा। ये आपकी बुक में मेथड दे रखा है। दूसरा मेथड वेरी सिंपल है। अब 1 2 3 4 5 पता लग गया, 6 और 7 भी निकाल लो। 6 कैसे निकलेगा? इन ट्राइंगल, हमने तो एंगल निकालने हैं, इन ट्राइंगल ए बी ई तो क्या आएगा? 120 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो एंगल 5 क्या है? एंगल 5 दे रखे है 35। बस खत्म हो गया अब तो एंगल 6 इक्वल टू क्या बच गया? 60 25। तो ये एंगल क्या आ गया? 25। अब इस ट्रायंगल के अंदर भी देख लो BCD। इन ट्रायंगल BCD सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ए की कहानी कर रहा हूं सारे कॉन्सेप्ट में। 7 तो पता ही नहीं, 4 क्या है? 70, 3 क्या है? 60, ये क्या आ गया? 180। तो माइनस करने के बाद आपके पास क्या आएगा? 50। तो ये आपके पास क्या आ गया? 50। बस खत्म हो गया अब जो पार्ट्स कह रहा है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आएगा? ए पार्ट में कह रहा है एंगल ए बी सी फाइंड करो। ए बी सी, बी कैसे बना है? एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 1। बी कैसे बना है? इन तीनों को मिला के ही बना हुआ है। बस एंगल 6 क्या है? 25। एंगल 7 क्या है? 50। एंगल 1 क्या है? 35। ये क्या आ गया? 110। स्टूडेंट्स अगर आपने ये मेथड नहीं करना, इसकी जगह यहां एक लिख लो, सम ऑफ पेंटागनल इज 540। उस तरीके से भी कर सकते हो। BCD पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगी, आप वहां से कर सकते हो। आप वीडियो पोस्ट करके पहले राइट डाउन करो। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया, डिस्क्रिप्शन में ये भी सोल्व मिलेगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर आपको प्रॉपर आंसर दूंगा। सिर्फ मेरी इतनी डिजायर है कि आपको मैथ में प्रॉब्लम ना आए और कहीं भी आपको एक्स्ट्रा पैसे ना खर्च करना पड़े। हर चीज यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।